गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं, जो मैं लेके आया हूं नए क्वेश्चंस पे। तो एक इंफॉर्मेशन बस आपको देनी है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ टीचर्स एकेडमी के साथ, उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जिसमें यूजीसी नेट का 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर जो अभी तक के हुए हैं वहां तक के पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, और इस पे ये प्रथम प्रश्न पत्र का है, यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का। इसमें जो पार्ट चल रहा है वो इन्वायरमेंट का चल रहा है। थोड़ा सा और मैं इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं यहां पर कैसे हम चल रहे हैं। हो सकता है आप में से न्यू स्टूडेंट्स हो, तो पेपर जो सॉल्विंग चल रही वो 2014 से लेकर के 2023 तक का चलेगा, और इसमें अभी आईसीटी का जो पार्ट है वो 2014 से लेकर के 2018 तक का मैम ने सॉल्व करवाया है। यहां पे जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है वो 2014 से लेकर मैं 2018 तक करवाऊंगा। इसके बाद जो अदर सब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स न चलाकर फिर से आईसीटी को हम कंप्लीट करेंगे। कहां तक? फिर 2020 वाला करेंगे, फिर इन्वायरमेंट वाला 2020 वाला। पहले दो सब्जेक्ट को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। फिर इसके बाद जो अलग अलग यूनिट बचेगी वो यूनिट भी आपके इसमें सॉल्व होकर के टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये पड़ा रहेगा। ठीक है, और ये आप बार बार देख करके इस पे नोट्स बना करके अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, YouTube में अभी किसी ने नहीं दिया है 2014 से 2023 तक का पेपर सॉल्व, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट लैग करता है। उस जो थोड़ी सी कमी है उसको हम यहां से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं टीचर्स एकेडमी पे। ठीक, चलिए तो एक बार याद रखिएगा, स्टार्ट यहां से करते हैं। और ये जो यहां पे हम जो चला रहे हैं शून्य से शिखर रखने का मतलब यही है कि एक बार जो आपको लगता है कि यहां पे शून्य पे आप हैं, और अगर अपनी तैयारी आपके पेपर अगर अच्छे सॉल्व हो जाए तो शिखर तक पहुंच सकते हैं। और शिखर का मतलब सीधे सीधे यहां पर याद रखिएगा, मेरा यहां पे या इंस्टीट्यूट का जो यहां पे है कि आप जेआरएफ बने। ठीक है, जेआरएफ का। चलिए, तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो गुड मॉर्निंग, नए जोश के साथ, नई सुबह के साथ तैयारी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये 2017 और 18 के मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2017-18 के मिक्स क्वेश्चन आज आप करने वाले हो यहां से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित कृषि पद्धति पर विचार कीजिए। जल प्रवाह अवरोधक सीमा, या बी ऑप्शन है रिजे फसल, या शून्य जोत। इसमें आपको बताना है कि यहां से ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इनमें से किनसे मृदा में कार्बन पृथक्करण भंडारण में मदद मिलती है, किसे बता रहे हैं आप लोग को? जल्दी से इसका आंसर करिए आप सब। जो लोग इस लेक्चर को बाद में देख रहे होंगे वो अपने कमेंट्स भी डाल सकते हो, क्योंकि मैंने कल और बहुत लोग के इस पे आंसर किए हैं, उन्होंने कमेंट डाले थे। प्लीज आंसर करिए इसका। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज से लाइक और शेयर जरूर करिए और लोगों को, ताकि उनका फायदा हो सके। देखिए, जब हम बात करते हैं यहां से, इसमें से अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कृषि पद्धति की अगर बात करते हैं, कृषि पद्धति में यहां पे जल प्रवाह अवरोधक है। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब हम पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करते हैं, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात किया जाए, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इन पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है, जल ऐसे बहता हुआ चला जाएगा। तो यहां किया क्या जाता है, यहां पर क्या किया जाता है, मेड़ लगाई जाती है, यहां पर मेड़ लगाई जाती, यहां मेड़ लगाई जाती, ताकि पानी यहां पर कुछ देर के लिए रुक सके। ठीक है, तो ये क्या है, जल प्रवाह अवरोधक सीमा है। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं रिजे फसल की बात किया जाए, और इसके बाद अगर आता है शून्य जोत फसल की बात किया जाए। जो रिज फसल होती है उसमें हम क्या करते हैं कि एक साथ फसलों को अगर लगाया गया है, एक साथ फसलों का यहां पे क्या है, अलग अलग क्रॉपिंग, अलग अलग क्रॉप, मतलब एक क्रॉप छोटी हो गई, दूसरे वाले पे दूसरी क्रॉप, या अगर कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग पंक्ति बनाकर इसमें दूसरी क्रॉप, इसमें दूसरी क्रॉप लगाई जाती है। इस टाइप की आती है रिज फसल में। और एक आता है शून्य जोत फसल में। शून्य जोत फसल में क्या होता है कि जितनी भी फसलें हैं आप उसको काट दीजिए, और काट करके जो अवशेष है वहीं सड़ने के लिए आप छोड़ दीजिए। तो उसमें जो बाहर से जो फर्टिलाइजर्स मिलाए जाते हैं, उर्वरक मिलाए जाते हैं, वो ना मिलाए जाए।
ठीक है। जब इन तीनों को आप अगर देखोगे तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यहां पे मृदा में कार्बन पृथक्करण या यहां पे कार्बन का भंडारण इन तीनों विधियों से हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे खेत खाली नहीं है एक बार में पूरा कि हम खेत खाली कर दे रहे हैं। यहां पे अगर देखें तो हम वही काट करके वहीं रख दे रहे हैं, और इसमें अगर देखें अगर हमने यहाँ पे बेड़ लगा रखा है तो यहाँ पे पानी के साथ जो कार्बनिक तत्व है वो भी क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे घुल के जाएंगे। ठीक, तो ये तीनों विधियां क्या करती हैं, स्पेस को रोकने का काम करती हैं, कार्बन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए, बी और सी होगा। ठीक है, चले आगे है। हाँ, इसको सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं, सही बात है जो आपने इसमें कमेंट किया हुआ है। यहां पे आइए, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर ये होता है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, ताजा पानी की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है कहां, ये बताना है आप लोगों को। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। यहां पे अगर हम देखें ताजा पानी का सर्वाधिक मात्रा में कहां पे है, सबसे पहले अगर देखा जाए पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो आप बताओ कमेंट करके कि पूरी पृथ्वी पर जो समुद्र है उसका परसेंटेज क्या है, समुद्र है उसका जल कितना है, और जो ताजा पानी है, ताजा पानी का मतलब जो पेय युक्त या यूज करने युक्त पानी है वो कितना है। ठीक है, आप कमेंट करके जल्दी से बताइए आप सब। यहां पे दूसरा का आप लोग सी बता रहे हो, लेकिन यहां पे पहले आप बताइए कहां पे कितना परसेंटेज यहां पे है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताइए आप लोग। गुड, तीन यहां से और लोग कमेंट आ रहे हैं कि केवल 3% ही क्या है, जल यहां पे संसाधन उपलब्ध है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम कुछ चीजें देखें डियर स्टूडेंट्स, बात किया जाए कि जो ओशियन है यहां से, तो स्पेस से देखा जाए तो मात्र और मात्र 3% अगर देखें ताजा पानी है, और 97% अगर देखा जाए तो समुद्र का जल यहां पर दिखाई देता है, मिलता है। अब यहां पर जो ताजा पानी है उसकी अगर हम बात करें, यहां से जो ताजा पानी है इसमें बात करें तो इसमें से कितनी मात्रा किन किन को ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, किन किन के डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी अगर हम बात करें यहां पर जब ऑप्शंस की बात करें, जैसे एक में अगर देखा जाए तो ग्लेशियर दे रखा है, जैसे झील में, नदियों में, ग्लेशियर में या ध्रुवीय बर्फ में। अब इन दोनों की अगर हम यहां पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, यहां से अगर कंपेयर करें तो एक आता है ग्लेशियर आता है, और एक अगर देखें तो यहां आता है ध्रुवीय बर्फ। यहां से अगर देखें तो पहली बात ग्लेशियर और प्लस क्या होगा, यहां से ध्रुवीय बर्फ, यहां से दोनों के फॉर्म में अगर हम ले लें ग्लेशियर और प्लस ध्रुवीय बर्फ को, और उसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत वाटर है उसकी बात करें यहां से, उसके अलावा क्या है, यहीं से अगर हम बात करें जो भूमिगत जल है उसकी बात किया जाए, और उसके अलावा जो वायुमंडल है उसमें अगर देखें ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। तो यहां से ग्लेशियर और ध्रुवीय इसमें देखें तो इन दोनों से मात्रा इसमें ज्यादा होती है, ध्रुवीय इसमें ग्लेशियर में, और ध्रुवीय बर्फ जो जमा है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए भूमिगत जल में आ जाता है, फिर इसके बाद देखा जाए वायुमंडल में आता है। तो ये चीज पहले दिमाग में रखिएगा, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। पहले 3% पानी है, 3% को अगर 100% मान लें तो 100% में जो सबसे अधिक है वो कहां है, ग्लेशियर और ध्रुव पे जमा है, जो ध्रुवीय पोलर क्षेत्र है। उसके बाद देखा जाए भूमिगत जल में है, उसके बाद देखा जाए तो वायुमंडल में है। अब अगर आए इनमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए ग्लेशियर और ध्रुवीय में भी किसमें है, तो यहां पे आप बताओगे किसमें है, ध्रुवों पे जो जमा बर्फ है, यहां से अगर देखें तो ध्रुवों पे जो जमा बर्फ है उनमें क्या है, ये मात्रा ज्यादा है। जब ग्लेशियर्स की हम बात करते हैं तो ग्लेशियर्स में हम बात करते हैं पहाड़ियों का। जैसे अगर देखें तो यहां हम बात करें हिमालय पर्वत की,
हिमालय पर्वत की बात करें या अदर पहाड़ियों की बात करें, तो हिमालय पर्वत पे यहाँ पे कुछ ही चोटियां हैं। पूरी चोटियों पे अगर पूरी सीरीज को देखें तो वहां बर्फ नहीं जमा होती है, वो सीरीज पे नहीं है। लेकिन अगर विश्व की पूरी पहाड़ियों पे देखा जाए, सभी पहाड़ियों पे बर्फ नहीं जमा है। तो यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करें, ध्रुवीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा अपना, तो ये क्या होगा, ध्रुवीय बर्फ में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबने जवाब दिया बहुत अच्छे से, गुड। चलिए, अगर देखा जाए निम्नलिखित में से न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा उत्पादक तकनीकी क्या है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक या थर्मल पावर या फिजन आधारित नाभिकीय ऊर्जा या फोटोवोल्टिक सेल। यहां पे क्या कह रहा है, न्यूनतम प्रदूषण उत्पादन करने वाले ऊर्जा उत्पादक। इसमें जल्दी से बताना है आप लोग को। याद रखिएगा, जब हम ऐसी चीजों की बात करते हैं जिसमें न्यूनतम उत्पादकता की बात करें, कार्बन या इसमें प्रदूषण की, तो उसमें प्राकृतिक चीजों का यूज कम करना है। पहली बात तो मतलब प्राकृतिक चीजों में ऐसे जो फॉसिल फ्यूल होती है, ठीक है, उनका उपयोग कम करना है, मतलब जिनको जलाने पे बारने पे क्या हो, पोल्यूशन हो। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना जल्दी से। जल्दी से बताइए आप सब। आंसर मेरे पास आ रहा है बी, कोई लोग बता रहे डी, गुड। यहां से देखिए, जब हम बात करते हैं इन सब में, आप एक एक करके जल्दी से देखते हैं। जब मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक की बात किया जाए, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक में अगर यहां पे देखें, आपने हाई स्कूल में शायद पढ़ा होगा कि इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है। ठीक, इसके बीच में ही क्या करते हैं, यहां पे कॉइल को घुमाया जाता है। जनरेटर देखा होगा ना, जनरेटर, ये कॉइल घूमेगा कैसे, इसको जनरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब चाहे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन से अगर इसको जलाते हैं, या कभी आपने देखा होगा जैसे आपके यहाँ जनरेटर आती है, यहाँ घुमाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसमें भी क्या होती है, इसमें भी धुआं निकलता है, और इसमें भी क्या होती है भाई, इस वाले में भी पोल्यूशन होता है। फिर आते हैं थर्मल पावर की बात किया जाए। अब थर्मल पावर सीधे सीधे है, अपने यहाँ क्या होता है थर्मल पावर के लिए, तो मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं, कोयला इस्तेमाल करते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं यहां से, जब कोयला इस्तेमाल करते हैं तो भारत देश ने कहा है भाई कि 2070 तक आते आते हम कोयले का उपयोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ये कहा गया है, कब कहा गया है, COP 26 में कहा गया, COP 26 में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं फिजन आधारित नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा दो तरीके की होती है, एक होती न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है फिजन। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन दो होती है। जब हम बात करें फिजन एंड फ्यूजन की, तो इसमें एक आता है नाभिकीय संलयन और एक आता है नाभिकीय विखंडन। जब नाभिकीय विखंडन की बात करें, क्या आता है, नाभिकीय विखंडन की अगर बात किया जाए, नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत क्या होता है, यूरेनियम 235 टाइप का एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा नाभिक, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के साथ प्रतिक्रिया, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा के इसे छोटे पार्ट में, दो पार्ट में तोड़ देते हैं। तो इससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही निकलती है अल्फा बीटा गामा। ये क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, अल्फा बीटा गामा निकलती है। अब अल्फा बीटा गामा निकलेगा तो ये भी क्या, प्रदूषण ही है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, तो ये भी प्रदूषण है। अब यहां से आता है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल की अगर बात की जाए, एक वर्ड आता है यहां पे फोटो, एक वर्ड क्या आता है, फोटो। यहां पे वो वाला फोटो नहीं, ठीक है, जो आप यूज करते हैं, यहां पे आता है PHOTON, फोटोन। फोटोन की अगर बात करें तो जो सूर्य होता है, जो सन है, यहां से अगर देखा जाए, जो सन है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य की जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है दो रूप में, तरंग के रूप में, तो तरंग के रूप में बोला जाता है, तरंग के पैकेट्स हमें मिलते हैं, तरंग के पैकेट्स, और छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसी को बोलते हैं फोटोन बोलते हैं। तो इसीलिए आया क्या यहां पे फोटो, तो फोटो इलेक्ट्रिक, तो यहां पे क्या है, यहां से देखा जाए तो ये क्या बोला गया, फोटोवोल्टिक या फोटो इलेक्ट्रिक। तो फोटोवोल्टिक एक सेल टाइप का होता है। यहां से अगर देखा जाए इस वाले पार्ट पे, तो ये हाई स्कूल में गिवन होगा, जैसा आप सोलर पैनल देखते हो वैसा ही अगर देखा जाए तो होता क्या है, इस पैनल में यहां भी क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, और सूर्य के प्रकाश के कारण इसमें क्या होती है, ऊर्जा संचारित होती है। बस इतना जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। बहुत मैं साइंस में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है,
तो यहां से जो आंसर होगा अपना वो ये है जो कि शुद्ध है, कहीं से भी इसमें अशुद्धियां या प्रदूषण हमें प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अभिकथन आर ओलावृष्टि से लगी हुई फसल नष्ट हो जाती है। भाई इसका रीजन क्या बता रहा है? भारत में ये अर्सेशन होगा, ए होगा, भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में ही होती है। यहां से बताना है भाई कि क्या इसका आंसर हो सकता है। जी विश्व 2050 तक बट भारत 2070 तक। ओके, यहां पर नन्ही परी, अच्छा आप ही नन्ही परी जी, जो 2050 आपने लिखा है अलग अलग देश के लिए अलग अलग है, ठीक है, कहीं कहीं 2047 भी है और कहीं कहीं 2045 भी है, ठीक है। भारत के लिए 2070 है, चाइना के लिए मेरे ख्याल से 2047 रखा, उसने 45 रखा हुआ है। गुड, बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहां देखिए, आप समझिए, यहां से कुछ लोग ने आंसर क्या कर रखे हैं भाई, यहां से बता रखा है कि सी आंसर है। चलिए आइए, जब हम बात करते हैं ओलावृष्टि से लगी हुई फसल नष्ट हो जाती है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल में आप जी पढ़े हैं, बाकी लोग तो नहीं पढ़े हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, इतिहास, बाकी सबके भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चले यहां समझिए, अब यहां से देखा जाए कि ओलावृष्टि से लगी हुई जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि ये ऐसा होता है। भारत में जो ओला, अब यहां पे एक आता है कि ओलावृष्टि होती क्या है, ठीक, ओलावृष्टि होती क्या है। यहां पे कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए कि ओलावृष्टि होती क्या है, तो ओलावृष्टि जाड़े के दिन में अब ओला क्या होता है, बर्फ होती है। बर्फ की अगर बात करें, जब जहां पर हमारे वायुमंडल में जो उपस्थित वाटर होता है, पानी होता है, और जब ठंडी पड़ती है तो पृथ्वी के संपर्क में आने पर जो वायुमंडल में जल है वो जम जाता है। जमने के बाद भारी होगा, नीचे आएगा, गिरेगा, और जो फसल होगी वो खराब हो जाएगी, ठीक। ये कथन तो बिल्कुल सही है। भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होती है, ये कथन भी सही है। बट क्या इसका ये कारण, ये कारण हो सकता है भारत वाला, ये वाला? तो केवल यही कारण नहीं हो सकता, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऊपर वाले कथन का ये कारण तो नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहां से क्या होगा, अपना आंसर ए आर दोनों सही हो जाएगा, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आंसर मेनली हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। केवल ओलावृष्टि के लिए यहां पे ये इसका कारण नहीं हो सकता। हाँ, स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूखा स्थित स्थापन के बारे में एक अध्ययन किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में सूखा से निपटने का सर्वाधिक स्तर देखा गया है। ये क्वेश्चन जो रहा है उस समय का 2017-18 का, ये करंट का रहा होगा। अगर इसके आंसर आपको नहीं भी आते कोई बात नहीं, ठीक है, इसके आंसर अगर आपको नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन देने का सीधे सीधे तात्पर्य ये है कि अब की बार 2023 में आप देख रहे हो कि यहां पे क्या हो रही है, बाढ़ की स्थिति आपने देखा है। बाढ़ के अलावा फिर उत्तर प्रदेश साइड इन सब में बारिश नहीं होने की बात कही जाए, सूखा की संभावना लगाई गई। तो भारत में सूखा स्थित स्थापना के बारे में एक अध्ययन किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में सूखा से निपटने का सर्वाधिक स्तर देखा गया है। अब अगर 2023 में आता है तो ये आएगा आपके यहां क्वेश्चन, करंट से क्वेश्चन आ सकता है। आपको करना क्या है, यहां से जो न्यूज़पेपर है उसको आपको क्या करना है, वहां से अपडेट होके रहना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उस समय क्या था, तो आंसर अगर देखें तो उस समय का आंसर सिक्किम, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश थे। ये क्वेश्चन दोबारा से नहीं पूछा जाएगा और ना ही आएगा, पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वो 2023 के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर बने रहिएगा करंट अफेयर के साथ भी। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सर्वाधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषण है भाई कौन सा हो सकता है। यहां पे मानव जैव अपवर्ज्य या विष्टाजन अपवर्ज्य, गैर जैव अपक्षयी रसायन या प्राकृतिक पोषक तत्वों का आधिक्य, मतलब मानव जैव
मानव के द्वारा उत्पादित जो जैव उत्पाद है उसकी बात करें, विष्ठा की अगर बात किया जाए जैसे गोबर हुआ, मलमूत्र हुए उनकी बात करें, गैर जैव अपक्षयी पदार्थ ऐसे रसायन या तत्व जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, और एक प्राकृतिक पोषक तत्व इनकी हम बात करते हैं। तो बताना जल्दी से कौन सा होगा इसमें आप लोग को, ठीक है। चलें जल्दी से बताइए आप। तो क्वेश्चन का नंबर डाल करके प्लीज आप लोग आंसर करिए। आपके क्वेश्चन के नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में अगर आएंगे तो फिर मुझे नंबर देखने में दिक्कत होगी। चलिए यहां पे छठवां आंसर दे रहे हैं आप सब, यहां से छठवां आंसर है सी, ठीक है। सी आंसर आ रहे हैं कुछ लोग के, और कुछ लोग ने भी आंसर दे रखा। देखिए समझ ले यहां से, जब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, चाहे हम बात करते हैं जीवाणु की बात करें, चाहे जीवाणु बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, या अगर हम बात करें शैवाल की अगर बात करें, इन सबको अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, अपघटक का काम करते हैं। किसका बात करते हैं, अपघटक का काम करेंगे। अपघटन का मतलब क्या हुआ, जो जैव तत्व है, मरे हुए जैव तत्व, इनको ये क्या करते हैं, सड़ाते गलाते हैं। सड़ाना और गलाना, ठीक। सड़ाने गलाने के बाद जो मटेरियल, जिस चीज से जो जीव बना है, वो फिर से क्या होगा, प्रकृति में मिल जाएगा, ठीक। जैसे, और इसमें जो गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम रिलीज होती है, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो मानव जैव अपवर्ज, मलमूत्र की बात किया जाए तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ऑब्वियस सड़े गलेंगे। विष्ठाजन्य अपवर्ज, चाहे जानवरों के मलमूत्र की बात किया जाए वो। फिर इसके बाद प्राकृतिक पोषक तत्व, इसमें अगर हम देखें तो पेड़ पौधे खुद हो गए, उनकी पत्तियां हो गई, उनके अवशेष हो गए, या अगर हम बात करें कृषि संबंधित जो अवशेष हो गए, ठीक है, उनकी बात करें तो ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन यहाँ पे गैर जैव अपक्षयी रसायन, या अगर हम बात करें पॉलीथीन की या प्लास्टिक की, तो ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तो ये क्या होगा, सर्वाधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक क्या होगा, यहाँ पे सी आंसर, ठीक है। यहां समझ में आ गया होगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वें नंबर को अगर देखा जाए, प्राकृतिक गैस बहुत आकर्षक पर्यावरण सुलभ ईंधन है। कारण इसका क्या है, इसके दहन के पश्चात किसी अन्य जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व और प्रति यूनिट ऊर्जा में कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि कौन सा हो सकता है भाई, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी आंसर करिए, और लोग को शेयर करिए। और लोग अगर आप कल को जुड़ेंगे तो कंपटीशन और बढ़ेगा, और जितना कंपटीशन बढ़ेगा डियर स्टूडेंट्स, आपके मार्क्स फेच होने के, मार्क्स अधिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे और लोग को शेयर करिए। चलिए जल्दी से बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। चलें देखें, जल्दी से बताइए आप सब। तो यहां से देखिए, अब आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। क्या है समझिए, यहां से जब हम बात करते हैं, प्राकृतिक गैस बहुत आकर्षक पर्यावरणीय सुलभ ईंधन है, ठीक। अब यहां से अब बात करते हैं, दो चीजें आती है, एक आता है प्राकृतिक गैस क्या होती है, और ये ईंधन के रूप में कैसे काम करती है। इसके दहन के पश्चात किसी अन्य जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व, अब यहां पे एक आता है कम प्रदूषक तत्व क्या है, और एक आता है प्रति यूनिट ऊर्जा। अब इन सब चीजें में मैं ऐसा आपको बॉक्स बना के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उन्हीं पे फोकस करें, और इससे जो बॉक्स बन रहे हैं वो उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं, एक ही चीज बात किया जाए, प्राकृतिक गैस क्या होती है। तो प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो जिसमें, अब देखिए समझिएगा, जब हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, और जीवाश्म ईंधन में चाहे लिक्विड हो और चाहे ठोस हो, ठोस के रूप में कोयला और लिक्विड के रूप में खनिज तेल या जैसे पेट्रोलियम, इनकी बात करें तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर ऐसे लेयर पाई जाती है, और कुछ लेयर ऐसे भी मिलती है, ठीक है। जहां पर मान लीजिए कोयला अगर है, और यहीं पे अगर क्या है, लिक्विड वाला पेट्रोलियम अगर जमा है, लिक्विड पेट्रोलियम, और उसके ऊपर इस तरह से चैम्बर बने हैं, यहां पे गैस अवेलेबल होती है। ये जो गैस अवेलेबल है इसको बोलते हैं CH4, जिसको आप अच्छे से जानते हो क्या होती है, ये मीथेन होती है। इसी मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस या CNG,
ये आता है नेचुरल गैस, लेकिन इसको हम कंप्रेस करके सिलेंडर में भर देते हैं, इसलिए बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसमें पूछता है कि कंप्रेस नेचुरल गैस में जो मेन पार्ट होता है वो किसका होता है, तो मेन पार्ट में होता है CH4। एक आपने घर पे सुना होगा LPG, एक आपने घर पे सुना होगा LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सुना क्या होगा, यूज ही करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा ये क्या है, ब्यूटेन होता है। अब ब्यूटेन मेथेन का बड़ा भाई है, ब्यूटेन मेथेन का बड़ा भाई है, तो ये क्या होगा CH4 मेथेन, और ये क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्यूटेन है, और इसमें क्या है, मेथेन, मेन चीज है। जब इसे हम बर्न करते हैं तो ये लगभग कहा जाए 99% क्या होता है, बर्न होता है। और इसकी वजह से यहां पर 1% हम कह सकते हैं कि यहां 1% से भी कम होते, फिलहाल 1% क्या होती है, यहां पे जो प्रदूषण है वो इसमें से निकलते हैं, प्रदूषक। अब एक कॉन्सेप्ट और लाया जा रहा है, क्या, HCNG, ये क्या है, ये फ्यूचर की एनर्जी बनेगी। H मतलब हाइड्रोजन, CNG यही कंप्रेस नेचुरल गैस, मतलब हाइड्रोजन को CNG के साथ मिक्सअप कर देंगे। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, लेकिन ये अभी कहां पे है, अभी विचारशील तो नहीं कह सकते, अभी क्या है, ये प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंजन अभी हमारे यहाँ बनाए कम जा रहे हैं, अभी तकनीकी उतनी हम सुदृढ़ नहीं है तकनीकी रूप से। ठीक है, तो HCNG इसे फ्यूचर की एनर्जी, और जो हाइड्रोजन से एनर्जी बनेगी इसे फ्यूचर की एनर्जी कहा जा रहा है। तो अभी हम इस पे आए हैं, बाद में इस पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो दोनों, अगर देखा जाए प्राकृतिक गैस बहुत आकर्षक, बिल्कुल सही है, दोनों यहां पे क्या है, सही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आंसर, यहां से A R दोनों सही है, और R A का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उद्भूत ऊर्जा का कितना प्रतिशत अंतरिक्ष में पुनः विकिरित हो जाता है। देखो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, इसे चाहे तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे चाहे तो आप याद कर लीजिएगा, ज्योग्राफी का पार्ट है, नॉर्मल अगर याद भी कर लेंगे चलेगा। ठीक है, हीट बजट का पार्ट है ये। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करिए, जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, चलिए भाई बताइए जल्दी से, और लोग के आंसर आ रहे हैं, और लोग आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए देखिए जब हम बात करते डियर स्टूडेंट्स यहां पर, तो याद रखिएगा पृथ्वी पे पूरा हीट बजट तो मैं नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे, वो ज्योग्राफी का टर्म में पढ़ा सकता हूँ लेकिन टाइम लग जाएगा। फिर यहां से अगर हम बात करें, सूर्य है, सूर्य से अगर इस तरह से 100 यूनिट मान लें कि 100 यूनिट यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी आती है। आप याद रखना 100 यूनिट में से होता क्या है, यहाँ पर दो फॉर्म में ये फिर से क्या होगा, एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, अलग अलग उसमें जाती है। मान लेते हैं कि 100 यूनिट में से क्या होता है 65% पृथ्वी पर अलग अलग तरीकों से फिर से वायुमंडल से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूर्य से उद्भूत ऊर्जा कितना प्रतिशत अंतरिक्ष में विकिरित हो जाता है, मतलब विकिरण के रूप में फिर से वापस भेज दिया जाता है। विकिरण अलग चीज है, और अगर जल अवशोषित कर ले पानी हीट को और वो ठंडा हो तो उसके द्वारा जो एनर्जी छोड़ी जाती है वो अलग रूप है। ठीक, तो इसमें से 65% यहाँ, और यहाँ पे अगर 35% ले लें तो इतना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रेंज दिया हुआ है, एक रेंज दिया है, तो इस रेंज के अंतर्गत आप देखें तो यहाँ पे 30% से आप कितना ले सकते हो, 35% तक। तो अपना आंसर क्या हो सकता है ये, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि इतनी ऊर्जा 65% ऊर्जा अलग अलग स्रोतों द्वारा अवशोषित की जाती है, जैसे जिसमें बादल भी होता है, वायुमंडल भी होता है, जल भी होता है, स्वयं पृथ्वी भी होती है। ठीक, जब बात किया जाए कि ये विकिरण कहाँ से करेगा, तो बादल भी इसे क्या करे, विकिरित करेगा, मतलब कि इसे रिफ्लेक्ट कर देगा। उसके अलावा जो बर्फ होती है उस पर सनलाइट पड़ेगी, वो भी क्या करेगा, विकिरण रूप में पीछे छोड़ देगा। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये रेंज आपको याद करना पड़ेगा इतना। ठीक, तो आंसर क्या होगा अपना, सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पे आए, केंद्रीय वनिकी आयोग CFC के अनुसार हमारे देश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं।
कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये बताना है आपको। ये भी करंट का, ये भी देखा जाए तो ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, इसलिए ज्यादा टाइम इस पे हम खर्च नहीं करते हैं। केंद्रीय वानिकी आयोग CFC के द्वारा जो बताया गया है कि यहाँ पे अपने यहाँ भारत देश में 16 प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसे हमें याद कर लेना है। लेकिन ये 2017 के टाइप के क्वेश्चन है, अब इस पे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तब भी याद करके रखिएगा, मैं भी रिपीट कर जाए क्वेश्चन, कोई जानता नहीं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग से में जल की अधिकतम खपत हो सकती है? और इंजीनियरिंग में, वस्त्र में, ताप विद्युत संयंत्र में, या कागज या लुगदी में? इसमें बताना, जल्दी से आंसर करके बताइए आप सब। 18 नंबर का इसमें, सॉरी 10 नंबर का जल्दी से आंसर करिए सब लोग, 10 नंबर का जल्दी से आंसर करिए। चलिए भाई बताइए जल्दी से आप सब। नाइन्थ का कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे डी बता रहे हैं, जल्दी से बताइए भाई आंसर इसका। 10th का बी। चले यहां से अगर हम बात करें कि डियर स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा एनर्जी, अगर एनर्जी कह रहे हैं यहां से किस उद्योग की अगर हम बात करें जल की आवश्यकता होती है, तो एक इंजीनियरिंग वाला पार्ट, तो इंजीनियरिंग वाले पार्ट में किस में क्वेश्चन मार्क लगता है, किस में, ठीक है। फिर यहां से अगर हम देखें वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग में जल की जो आवश्यकता होती है बहुत कम होती है। क्यों? जैसे अगर हम बात करें कॉटन से अगर आपको क्या करने हैं, कपड़े बनाने हैं, तो कॉटन में से, कॉटन को आप क्या करेंगे, उसमें से बीज को निकालेंगे, फिर उसका धागा बनाएंगे, धागा से फिर उसके बाद अलग अलग कलर से रंगाई करेंगे, रंगाई करने के बाद आप क्या करेंगे, कपड़े बनाएंगे। कितना पानी का इस्तेमाल हुआ? नहीं। इन दोनों में अगर देखें तो कागज की जो लुगदी बनाई जाती है, कागज को पहले क्या किया जाता है, कागज को जो पेड़ पौधे होते हैं उसको कूटा जाता है, कूटने के बाद उसको सड़ाया जाता है, सड़ाने के लिए उसको पानी में डाला जाता है, पानी में वो सड़ता है, ठीक है। पानी में सड़ता है तो बड़े बड़े इसमें क्या करते हैं, टब होते हैं या बड़े बड़े जो तालाब होते हैं, इसमें इसको फेंका जाता है। फेंकने के बाद लकड़ियों को, उसके बाद ये सड़ती है, सड़ने के बाद उसे कूटी जाती है, कूटने के बाद उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों में देखा जाए, ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र में होता क्या है, जो टरबाइन है, ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, पहले पानी को गर्म करेंगे, पानी गर्म करने के बाद बनेगा भाप, और भाप से बनने के बाद भाप बनेगा, भाप बनने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें टरबाइन चलाएंगे। इसमें इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे अधिक जो वाटर की आवश्यकता होती, जल की आवश्यकता होती, इसमें होती है। फिर उस पानी को, जो गर्म पानी है, वो खराब होने के बाद उसको डायरेक्ट नदियों में बहा दिया जाता है। और इससे क्वेश्चन आया है, जब यहां से यहां पे जो पानी बचेगा, बचने के बाद इनको पानी को नदियों में बहाया जाता है, और नदियों में या झीलों में बहाने की वजह से यहां का जो ताप होगा, पानी अगर यहां पे है तो ताप क्या होगा, ताप क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो यहां का जो इकोसिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा। जब यहां का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, और इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। जब इस टाइप से क्वेश्चन तैयारी करिए तो और इस पे सोचेंगे और कहीं से कहीं ने पढ़ेंगे तो इस टाइप क्वेश्चन फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या अपना, ताप विद्युत संयंत्र। आगे बढ़ते हैं यहां से, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप क्या है? मतलब यहां से क्या है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा विधि है, प्राकृतिक विधि, जिससे पता चल सके कि प्रकृति में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। श्वेत देवदार या काई और शैवाल, टमाटर और पत्तेदार सब्जी, अब टमाटर का नाम सुनते ही समझ लिए क्या होता है, तंबाकू, अंगूर, बागसेम, एप्रिकॉट, अखरोट, आड़ू और ग्लेडियोलस। इसको बताना है यहां से क्या हो सकता है। हाँ, बुक में अलग अलग आंसर दिया रहता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो सॉल्व करने वाले बंदे होते हैं, नॉलेज का स्तर कम होता है, थोड़ा सा भी इंटरनेट पे सर्च मारा और जो मिल गया वही आंसर छाप दिया, ठीक है, जो आंसर मिला वही छाप देते हैं वो, तो उस पर जाना नहीं है। रेफरेंस बुक अच्छी बुक पढ़ेंगे तब आपको सही पता चलता है वहां पे। अब जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, बताऊंगा, इसका आंसर जो आप अगर देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन देखो, जब अब एक चीज देखिएगा, यहां से आप लोग समझिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते, ध्यान देखिएगा। अब अगर बात किया जाए, आप सब जानते हैं, हम इनको जानते हैं क्या, कोयला। कोयला आप सब जानते हो, इसको आप कोयला पूछा है कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक एंथ्रेसाइट होता है,
एंथ्रेसाइट, ब्यूटेनिमस, लिग्नाइट, पीट कोयला। एंथ्रेसाइट, ब्यूटेनिमस, लिग्नाइट एंड पीट कोयला। ठीक, अल्फाबेटिकली एंथ्रेसाइट, ब्यूटेनिमस, लिग्नाइट एंड पीट कोयला। सबसे अच्छा कोयला ये और सबसे सड़ा हुआ कोयला ये है। और ब्यूटेनिमस अपने भारत देश में पाया जाता है, और भारत देश में जो ब्यूटेनिमस कोयला है उसको हम जलाएंगे। अगर हम इसको क्या करते हैं, जलाएंगे, जब हम कोयला जलाते हैं तो जलाने की वजह से दो गैसें निकलेंगी, निकलती तो और भी हैं, लेकिन यहां अगर हम बात करें कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। अब ये सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये हो गए वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण होंगे तो वायु प्रदूषण में होगा क्या, अब आते हैं इसकी बात की, अभी आएंगे। अब इसको क्या करिए, इसके साथ मिला दीजिए जल, और जल जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा एसिड। ये क्या बन जाएगा, अम्ल। और ये अम्ल बनेगा तो अब पृथ्वी पे अगर आएगा तो ये होगी वर्षा, और यही क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा। ठीक है, कैसे होगी, तो ये पृथ्वी है, धुआं धूल, धुआं कहां गया, ऊपर बादल में, बादल से मिला, बादल के पास होता है जल, जल से कंबाइन हुआ, बन गया अम्ल, और फिर से हमारी पृथ्वी पर वापस आ गया एसिड रेन के फॉर्म में। अब ये एसिड रेन अगर होती है तो आपने सुना होगा, काई का नाम सुना होगा। काई आपने देखा होगा, ईंट वीट पे ऐसे ही अगर आप चले जाओगे तो इस समय बारिश हो रही, बारिश में काई जमा हो जाती है ईंट पे, दीवालों पे। जब ये एसिड रेन होती है काई पे तो काई जल जाती है या मर जाती है। मरने के बाद सूखेगी और सूखने के बाद भूरी हो जाती है। कैसा होगा, पहला हरा था, अब कैसा इसका कलर दिखेगा, भूरा दिखेगा। इसको देखकर ही हमें पता, अब ऐसा मौसम जहां पे काई हरी होनी चाहिए लेकिन भूरी है, तो हमें पता चल जाता है कि हो ना हो इस प्रकृति में कोयला अधिक जलाया जा रहा होगा, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अधिक निकल रहे होंगे, वहां अम्ल वर्षा हो रही होगी। क्यों, क्योंकि ये इंडिकेटर जो है, काई है, शैवाल है, वो क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में क्या है, शैवाल। ऐसा ही कौन दिखाता है, देवदार का पेड़ और श्वेत देवदार, जिसकी पत्तियां क्या होती है, वो भी सूखने लगती, भूरी पड़ने लगती हैं। ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा। इसे बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर या प्राकृतिक इंडिकेटर के रूप में जानते हैं, या संकेतक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलो। भूकंप को बड़ा होने मतलब अधिक होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिक्टर जो पैमाना होता है उस पर इसका प्रभाव। रिक्टर पैमाना क्या करता है, जो भूकंप होता है उसको मापता है, उसकी तीव्रता को मापता है, और उसकी तीव्रता में अभी अभी अगर हम देखें तो आप सब जानते होंगे, टर्की के नाम आपने सुना होगा, टर्की या तुर्की के नाम सुना होगा। अभी कल ही की न्यूज है, उसमें अगर देखोगे भूकंप आया है, लेकिन उससे झटके लगे हैं बहुत तेज से अभी, लेकिन घर वर नहीं टूटा है। लेकिन इसके पहले जो भूकंप आया था रिक्टर स्केल पे, उसका जो माप था उससे अधिक था। ठीक है, याद रखिएगा। जब इस रेंज के रिक्टर पे, इससे छोटा भी होता है, भूकंप डेली आते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, लेकिन इस रेंज के होते हैं तो नॉर्मल हमें झंझनाहट होगी। ठीक है, लेकिन कोई हानि नहीं होगी। इस रेंज का आएगा तो हो सकता है झंझनाहट इतनी हो, कुछ जो पुराने घर है वहां पे थोड़े बहुत क्रैक पड़ जाए, लेकिन इस रेंज के अगर इससे हाई रेंज का होगा तो यहाँ पे क्या होगी, स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। जो तुर्की और सीरिया में आया था वो इससे ऊपर का रिक्टर पैमाना था, जिसकी वजह से भूकंप आए थे। और ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये 2018 में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार अगर आपको लगता है और पढ़ना है, एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में, या अगर आपके पास लूसेंट होगी वो पढ़ सकते हैं, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक, याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है, यहां से ये डी वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोम को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। वाणिज्यीकरण के लिए प्रौद्योगिकी सुविकसित नहीं है, न्यून स्तर की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए आप सब, और लोग को भाई लाइक और शेयर करिए ताकि और लोग को इस पे हम लोग जोड़ सकें। चलें देखें, जब यहां हम बात करते 13 में,
अब यहाँ पे कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है और कुछ लोगों ने यहाँ पे बी आंसर, या कुछ लोग के अलग अलग आंसर होंगे। अब देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले एक आता है कि यहां से बायोमास क्या होता है। ठीक है, बायोमास क्या होता है पहले ये समझेंगे। बायोमास का मतलब यहां से देखा जाए तो यहां पे है जैव भार बोलते हैं। अब जैव भार की एक बात करें तो आप क्या करो, टमाटर, अब टमाटर की एग्जांपल ले रहा हूं यार, देखो कोई बात नहीं, टमाटर ले लीजिए, टमाटर को चाकू से छेद डालिए, छेदने के बाद उसको हाथ में पकड़िए और निचोड़ डालिए। निचोड़ने के बाद उसका वाटर सारा निकल जाएगा और आपके पास जो बचेगा वही क्या होगा, बायोमास होगा। लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी को धूप में रख दीजिए, पानी सूख जाएगा तो जो बचा वो बायोमास है। हम आप हैं, अपने आप को हम निचोड़ दें और इसके बाद खून और पानी बाहर निकल जाए, जो बचा वो बायोमास है। ठीक, तो इसको अब हम क्या करें, जैव भार, इसको हमें क्या करना है, जलाना है। ठीक है, जलाना है और इससे क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक, ऊर्जा मिलेगी। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, वाणिज्यिकरण ये तो नहीं है कि इस पे हम ऑब्वियस है हमारे पास न्यूनतम स्तर की ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी कहने की बात है। ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है और क्या है, दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। ये दोनों आंसर आपको सही लगते होंगे, या अगर यहाँ पे देखें ये आंसर आपको सही लग रहा होगा। ठीक है, दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मैं और दे दूं आपको कि जब हम लोग क्या करते हैं बायोमास को, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई भी गई है जिसकी वजह से, जिसमें हम क्या करते हैं जैव भार को अच्छे से जला भी सकते हैं और उस ऊर्जा को उपयोग कर सकते हैं और उसमें निकलने वाले जो अवशेष हैं उन अवशेषों को अलग अलग क्षेत्र में, जैसे रोड के बिछाने में, सीमेंट उद्योग में, खेत में भी उपयोग कर सकते हैं। तो प्रदूषण उसमें बहुत कम मात्रा में निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, लेकिन जब आप उसे घर पे जलाओगे वो तरीका अलग है, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण होगा, लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीके से मशीनों के उपयोग से अगर जलाए जाते हैं तो उसमें प्रदूषण बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाता है। अब हमें क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। ईंधन तो चाहिए, लेकिन ईंधन के लिए हमें जमीन चाहिए। अब खेत में उगाएं कि वहां पर खेत में उगाएं, कि हम वनों में उगाएं, कि वनों को काटें, या अगर हम क्या करें, ऐसी फसलों को कहां, ऐसे वनों को कहां उगाया जाए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकलता है। ये जो क्वेश्चन आया था 2018 का एक रिपोर्ट था, रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था और उसमें ये आया था न्यूज़पेपर में इससे बनाया गया एक क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक दिखाई गई अपने आगे यहाँ पे कि बढ़ती जनसंख्या और इन सब के अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे भूमि की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। ठीक है, चलो आंसर फिर आते हैं हम लोग आगे है। अभिकथन ए, जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। इसका कारण क्या है, मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा। बताना इसमें से अभिकथन दिया है और कारण दिया है, क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से आंसर बताइए साहब, आप सब इसका। जो लोग इस लेक्चर को बाद में देख रहे होंगे आप प्लीज कमेंट करिएगा, आपके आंसर दिए जाएंगे। और इसी टीचर्स एकेडमी पे कल आपकी जो क्लास है वो 5 PM पे मैराथन क्लास होगी। आप में से अगर जो पार्टिसिपेट करना चाहें अलग अलग सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। मेरी जो क्लास होगी वो 9 AM पर मॉर्निंग में कल रहेगी और इसमें 2018 तक के क्वेश्चन पूरे हम फिनिश करने वाले हैं कल तक। तो कल की क्लास भी आप लोग मिस मत करिएगा। चलिए जल्दी से बताइए आप सब। बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। देखिए यहां से अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन पर भारत में सामाजिक तनाव बढ़ेगा, सबसे पहले बात करते हैं जलवायु परिवर्तन क्या होता है। देखें जब जलवायु परिवर्तन की बात करें आप सबके दिमाग में आता होगा, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन में सबके दिमाग में आता है कि भैया जलवायु परिवर्तन है, क्या है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अब देखिए मैं दिखाता हूँ जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ पे आता है ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी। अब इस बार जुलाई का मौसम है वो जुलाई का जो महीना है वो सबसे गर्म था पूरे विश्व में। यहां से अगर देखा जाए जलवायु परिवर्तन होगा तो आप देख सकते हैं पूरे भारत में कहीं बाढ़ आई,
तो कहीं कहीं सूखा भी पड़ने वाला है, ठीक है, कहीं कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा होगा। इसका परिणाम क्या होगा भाई, इसका जो परिणाम होगा, परिणाम क्या होगा, फसलें नष्ट होंगी, फसलें नष्ट होंगी, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़े फसल होगी ही नहीं, तो लोग क्या करेंगे, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र प्रवासन कर जाएंगे, मतलब यहां से उठ के कहीं और जाएंगे। इससे क्या होगा, सामाजिक तनाव, क्यों, अभी हमारे पास तो ऑलरेडी कम है, अब दूसरे लोग भी आके खाने स्टार्ट करेंगे, उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी, उस क्षेत्र के जो संसाधन उस पर दबाव बढ़ेगा, उस क्षेत्र के जो संसाधन मतलब पेय, खाद्य, रहने का, गंदगी, ये सब पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो वहां सामाजिक तनाव होना तय है। ठीक, तो इसमें अगर देखें तो इसका आंसर क्या है, यहां पर दोनों होगा सही, तो क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, हालिया अध्ययन से पता चला है कि गंगा नदी निकट भविष्य में और अधिक स्वच्छ नहीं होगी। कारण, नदी के प्रवाह का क्षीण होना, जल शोधन संयंत्रों की विफलता, जलवायु परिवर्तन, बढ़ा हुआ जलमल। जल्दी से इसका आंसर करिए आप सब, बताइए भाई जल्दी से। बताइए भाई आप सब आंसर बताएं जल्दी से इसका। देखें, यहां से जब हम बात करते हैं, फिर से आते हैं किसी पे, किस पर लेते हैं, यहां से जलवायु परिवर्तन, किस पे आते हैं, यहां पे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें तो एक आता है सबसे मेन रीजन क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स होंगे, जो ग्लेशियर्स होंगे, इन्हीं से गंगा का जो जल है वो प्रवाहित होगा, नदी जो होती है वो आती है, सही बात है। अगर यहीं से अगर बात करें, जल प्रवाहित होकर के नदी में आता है, आप ग्लोबल वार्मिंग करवाओ, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये जो ग्लेशियर्स है वो ज्यादा पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो इसमें क्या होगा, जो पानी है वो अधिक मात्रा में आएगा। जब पानी अधिक मात्रा में आएगा तो यहां से पानी अधिक मात्रा में आएगा तो इस क्षेत्र में आएगी बाढ़, और जो पानी की तीव्रता है वो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो जो नदी है वो भूमि का कटाव करेगी। क्या करेगी, भूमि का कटाव, भूमि क्षरण, भूमि कटाव करेगी, भूमि का क्षरण करेगी, और भूमि क्षरण की वजह से, भूमि क्षरण की वजह से तो भूमि का जो कटाव, मृदा, मिट्टी, मिट्टी कहां जाएगी, नदी में, तो नदी प्रदूषित होनी तय है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका गया तो ऐसी कंडीशन भी देखी जाएगी कि नदियां साफ नहीं होंगी, और इसका कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र की कटाई का दीर्घ अवधि प्रभाव क्या हो सकता है। अगर हम अधिक मात्रा में वनों को अगर काटेंगे तो उनका प्रभाव क्या हो सकता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की घटती हुई मात्रा, निचली भूमि से बाढ़ आने की घटना में कमी, इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा, मृदा अपरदन में वृद्धि। अभी अभी मैंने बताया, इसका आंसर आप सब कर सकते हैं अच्छे से, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या होगा इसका। देखें, जब हम बात करते हैं यहां से वायु में कार्बन, यहां पे देखिए वनों की कटाई कर दीजिए, वनों की कटाई करें तो अभी मैंने बताया इस वाले पार्ट में, क्यों, वन जो होंगे, जो पेड़ होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं ये जमीन को, यहाँ पे जो भूमि को पकड़ी होती हैं, और जब इनकी कटाई आप करेंगे, अगर इस पे क्या होगा, पानी फ्लो अगर अधिक होता है तो क्या होगा, मृदा का कटाव अधिक होगा, मृदा अपरदन अधिक होगा, तो यहाँ पे डी आंसर होगा अपना। ठीक, आगे बढ़िए। अभिकथन ए, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपवर्ती नहीं होते। अपवर्ती मतलब क्या होता है, ओवरलैप, ओवरलैप करना। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के क्षेत्र में मिल जाना, ये भी होता है ओवरलैपिंग, ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग वाला हो, कॉमन हुआ। तो यहाँ पे पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन कभी भी अपवर्ती नहीं होते। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन एक ही स्पेक्ट्रम के विपरीत उद्देश्य हैं। ये आंसर बताना है कि हाँ भाई, यहां से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव अगर हम उसके देखना चाहें तो हाँ, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यहां हमें बताना है कि क्या है।
ठीक है, जल्दी से बताइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो बुक है वो भी घर पे खरीद के रखिए और उसे पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होती है, बहुत सारी जो लैंग्वेज होती है डियर स्टूडेंट्स, वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ पाती। तो होना क्या चाहिए, आपको घर पे इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते रहना चाहिए। अब यहाँ पे टाइपिंग में दोनों चीज तो कराई नहीं सकती साथ साथ कि पूरा करवाई जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप इन सबको लेकर के घर में भी पढ़ते रहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं यहां से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन, कभी भी अपवर्जी ओवरलैप नहीं होता। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। आप खुद सोचो कि पर्यावरणीय समस्याएं अगर होंगी तो बाढ़ और सूखा आएगा ना, बाढ़ सूखा होगा, किसी की उत्पादकता कम होगी, तो यहां पर्यावरणीय समस्याएं तो है, और पर्यावरणीय समस्याएं होंगी, सामाजिक समस्याएं आएंगी ही आएंगी। सामाजिक समस्या हो पर्यावरणीय समस्या जरूरी नहीं है, लेकिन पर्यावरणीय समस्या और सामाजिक समस्या ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब इस पे आते, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन ऑब्वियस है यार, साथ साथ करने ही पड़ेंगे। पर्यावरणीय समस्याएं हैं तो इस पे अगर पर्यावरण समस्या सामाजिक समस्या है तो इसको दोनों को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। किसी एक का निवारण करेंगे, दूसरा अपने आप निवारित नहीं होगा, ठीक है। तो हमें साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट अपना आर वाला जो पार्ट है, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। ए गलत हो जाए किंतु आर क्या हो जाएगा, यहां सही हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाते हैं जहां आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। थोड़ा सा इस टाइप क्वेश्चन जब घर पे आप प्रैक्टिस करोगे, कॉमन सेंस अपना लगाओगे, जो नहीं भी पढ़ा है तब भी क्वेश्चन कभी कभार आपसे हो जाते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। वातावरण में पश्च परिवर्तित विकिरण को अल्बेडो की संज्ञा दी जाती है। काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अत्य आवश्यक है। ताप और सूर्य प्रकाश दोनों वातावरण से होकर गुजरते हैं। बताना है भाई इसको। अब यहां पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है टाइप में। काया का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अत्य आवश्यक है, इस वाले स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। फिलहाल देखते हैं, जल्दी से इसका आप आंसर करिए फिर बताता हूं। अब यहां मेरे पास बुक है नहीं, अदरवाइज इसका मैं देखता क्या है। चले जो स्टेटमेंट पता है वो कर लिया जाए, फिर बाकी देखा जाएगा। आप तो अपना करेंगे आप लोग। आगे है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम बात करें, जब वातावरण में, अब देखिए एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं अल्बीडो, अल्बीडो बोलते हैं। होता क्या है, ऐसा सरफेस जो सूर्य का प्रकाश आए और उसको परिवर्तित कर दे, ठीक। और ऐसा कोई सब्सटेंस या क्षेत्र जिसकी क्षमता हो कितनी मात्रा में सूर्य के प्रकाश को क्या करे, परिवर्तित कर दे, वही उसका एल्बिडो कहलाता है। अब आप सोचिए, कहा जाता है कि गर्मियों के दिन में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, काला नहीं। कोई चीज हमें काली कब दिखती है, वो जितनी भी उस पर प्रकाश पड़ता है उसको अवशोषित कर लेती है वो, ठीक। लेकिन जो सफेद कलर होता है वो उसको परिवर्तित करता है। तो एल्बिडो जो सफेद कलर है उसका ज्यादा होगा, जो काला कलर है उसका बहुत कम होगा, ठीक। इसी तरह से बर्फ की बात किया जाए, बर्फ का एल्बिडो ज्यादा होगा, कोयले का एल्बिडो कम होगा। इसी तरह से ये सरफेस मान लीजिए चिकना है, इस तरह से अगर बात करें ये रफ सरफेस है, इसका एल्बिडो ज्यादा होगा, इसका एल्बिडो कम होगा, ठीक। तो वातावरण में पश्च परिवर्तित मतलब सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने वाले विकिरण को एल्बिडो की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब इस वाले स्टेटमेंट में थोड़ा सा देख रहे हैं आप, मुझे ये पूरा स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा। ताप और सूर्य प्रकाश दोनों वातावरण से होकर गुजरते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पे जो सूर्य का प्रकाश है, आप सब जानते हैं कि ये पृथ्वी अगर है, यहां लिख देता हूं, यहां पृथ्वी है, सूर्य कहीं दूर है और वायुमंडल इसका ये है, तो कहीं पे निर्वात भी तो है, निर्वात भी है जहां पे वायुमंडल उपस्थित ही नहीं है, सूर्य का प्रकाश जो ही नहीं है। लेकिन ताप के संचरण के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसमें कहा जाए तो कांटेक्ट होना चाहिए, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ताप क्या है, ताप के लिए वातावरण से होकर गुजरता है, लेकिन सूर्य के लिए हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है।
तो स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, यहां पहला वाला सही है, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा वाला क्या था, ये थोड़ा सा मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, फिलहाल उस पर नहीं जाते हम लोग। तो पहला अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय पेयजल पूर्ति और स्वच्छता दशक निम्नलिखित में से किस कालावधि में मनाया गया था? ये फैक्ट है, इस पे मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगवाऊंगा आपका, ये फैक्ट है। अब फैक्ट में क्या करना है, इसको आपको रट्टा मार देनी है, ठीक है, रट्टा मारना है। और इसका जो आंसर है वो ये है 1981 से 1990, ठीक है। बस ये इतना याद रख लेना है कि 1981 से 1990 के बीच में क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय पेयजल पूर्ति स्वच्छता दशक, ठीक है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे जल आपूर्ति ना वहां प्रोवाइड किया जाए, कैसा, स्वच्छ जल प्रोवाइड किया जाए, ठीक। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आप ये ले सकते हो, एक आता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य, इसमें लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो लक्ष्य नंबर 6 में कहा जाता है कि आपको क्या है, जितने भी लोग हैं उनको स्वच्छ जल, सॉरी, जो स्वच्छ है, स्वच्छ जल, इसकी हम क्या कर सके, पूर्ति करवा सकें, ठीक है, स्वच्छ जल की पूर्ति करवा सकें, SDG 6 के अंतर्गत आता है, ठीक। इसे हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ाऊंगा अच्छे से मैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्रों में तापक्रम की वार्षिक सीमा अधिक होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागर के तुरंगता मतलब ऊंचाई में विभेद, भीतरी क्षेत्र में तेज हवा की उपस्थिति, या तटवर्ती क्षेत्र की तुलना में भीतरी क्षेत्र में भारी वर्षा। बताना है भाई कौन सा होगा इसमें, जल्दी से आंसर करिए इसका। और जो जो चीजें मैं अगर आपको बताता चलता हूं, आप अगर उसको पढ़ते चलते हैं, बिल्कुल सही है। नन्ही परी जी, हर घर जल नल से जल 2024 SDG के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है, SDG 6 के अंतर्गत, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मैं आपको बताता चलूं, जैसे SDG आया तो SDG भी आपको क्या करना चाहिए, गूगल करके इसे पढ़ लेना चाहिए और इस पर एक नोट्स बना लेना चाहिए, ठीक है। पढ़ाऊंगा फिलहाल मैं, जल्दी से बताएं आप लोग, इसका आंसर करिए। यहां देखिए, जब हम बात करते, ये है ज्योग्राफी का है पार्ट पूरा। अब आते हैं, जैसे भारत देश की बात किया जाए तो भारत देश में अगर आप देखोगे तो इधर साइड क्या है, यहाँ पे समुद्र अवेलेबल है, इधर साइड अगर आप देखें तो अरब सागर है, और इधर साइड आप देखें बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतर एक तो महाद्वीप आया। अब पूरे विश्व के स्तर की अगर हम बात करें तो विश्व स्तर की अगर चले जाए, जैसे यहाँ पे अफ्रीका हो गया, थोड़ा सा रुके जाइए, इसको मैं बना ही देता हूं आपके लिए, तब आप अच्छे समझ जाओगे। जैसे देखिए, यहां से अगर हम बात करें इस वाले पार्ट में, तो ये है मान लीजिए अफ्रीका, इधर चले जाएं इस पे तो भारत देश, ऐसे यहां से अगर देखें तो ये वाले पार्ट में ये है यूरोप वाला पार्ट। ये पूरा मैंने आपको ये बनाने की कोशिश करी। ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ठीक है, इतना ही पार्ट हम लोग देखते हैं। इधर क्या है, समुद्र है, ठीक है, ये अवेलेबल है, ठीक। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये पार्ट क्या है, महाद्वीप होंगे, और ये भी क्या होगा, महाद्वीप होगा। भारत उसमें से एक है। अब होता क्या है, याद रखिएगा, जो इस तरह से जमीन वाला भाग होता है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊं थोड़ा सा। ये जो जमीन वाला भाग होता है, सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ेगा तो जो जल की अपेक्षा महाद्वीप तेजी से गर्म होते हैं। जल की अपेक्षा जो जमीन होती है तेजी से गर्म होती है, और पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो क्या होगा, जो जमीन होती है तेजी से गर्म और तेजी से ठंडा होता है, लेकिन जो जल होता है तेजी से धीरे से गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ पे भूमि और जल के बीच तापीय अंतर अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी क्षेत्र में तापक्रम की वार्षिक सीमा अधिक होती है। तो कंपेयर जब दोनों से करेंगे, भारत देश में कर लें तो इस क्षेत्र में यहाँ के क्षेत्र से कंपेयर करेंगे दोनों क्षेत्र से, तो दोनों के बीच तापांतर अधिक आता है, ठीक है, तापांतर अधिक होगा। तो बिल्कुल सही बात है। महाद्वीपों और महासागरों की तुंगता में विभेद होता है, मतलब इनकी ऊंचाई में विभेद हो सकता है। ये स्टेटमेंट चलो मान ली सही है। भीतरी क्षेत्रों में तेज हवा की उपस्थिति, तो नहीं, ये रॉन्ग हो जाती है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, रॉन्ग हो जाता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, तटवर्ती क्षेत्र की तुलना में भीतरी क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, ठीक है, नहीं,
ये स्टेटमेंट भी अपना सही नहीं है, ठीक, हमेशा सही नहीं हो सकता। क्यों? यहां से अगर हम देखें, जैसे भारत देश में आप सब जानते हैं कि जो मानसून आते हैं, मानसून, इन सब में बात करें वर्षा होती है, तो ऐसे यहाँ पे समुद्री क्षेत्र में भी इन सब में भी बारिश होती है। तो यहाँ पे जो आंसर अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, दोनों आंसर, ठीक है। ये ज्योग्राफी का टर्म है फिलहाल, ठीक है। थोड़ा सा आपको अगर इसमें लगे ज्योग्राफी पढ़ना है तो 9th क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़िए, वहां ये चीजें आपको क्या करेगा, एकदम डिफाइन कर देगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में कितना अधिक कार्बन जुड़ता है? ये स्टेटमेंट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये कहा जाए, ये जिसको हम बोलते हैं फालतू का क्वेश्चन बोलते हैं, या ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि अतरंगी सवाल, जिसको मैं बोलता हूं, यहां पे क्या होगा, ये अतरंगी सवाल है। अतरंगी सवाल ये कि अगर तुमने तुक्का मारा सही हो सकता है, नहीं आता तो नहीं आएगा। ये स्टेट इसका जो मुझे भी नहीं पता क्या है इसका, क्यों? इसलिए क्योंकि जो प्रोफेसर होगा, ये जो प्रोफेसर होगा जिसने इसके क्वेश्चंस बनाए होंगे, वो खुद यहाँ पे उसको इन्वायरमेंट का ही टीचर होगा या भूगोल का टीचर होगा, तो रहा होगा। तो यहाँ पे जो उसने रिसर्च पेपर तैयार किया होगा, रिसर्च पेपर तैयार किया होगा, उसके अंतर्गत आया होगा ये स्टेटमेंट होगा, तब उसने इसको ऐड किया होगा। ये कहीं किताब उताब में मिलेगा ही नहीं इसका आंसर, ठीक है। याद करना, याद कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 से 6 बिलियन टन यहाँ पे जुड़ता है। कैसे है, क्या है, सिर पैर इसका नहीं है, ठीक। अब आए दाएं बाएं में बता के जबरदस्ती आंसर प्रूफ करूं, वो फालतू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है, क्या है? विंड मिल्स हो गया, टाइडल पावर हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, बायोमास पावर हो गया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करना है। हाँ, बहुत सारे इसमें अतरंगी सवाल होते हैं, इसमें से कुछ बाबू सोना टाइप के लोग होते हैं जो कि नहीं सर मुझको फिर भी आंसर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च कर लीजिए, जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। बताएं भाई जल्दी से आप सब। चलें देखें, यहां की अगर हम बात करें, देखें यहां पे इंफॉर्मेशन आपके लिए है, इसमें आप सब नहीं जानते होंगे, पढ़े होंगे आराम से। जब इनकी बात करें, विंड मिल्स बनानी होती है तो यहाँ पे लंबा अच्छा खासा पैसा लगता है। यहाँ पे जो इस तरह से विंड मिल लगती है, आपको लगता है एक एक विंड मिल में कई लाख रुपए खर्चे होते हैं, एक एक में, ठीक, कई लाख, और पूरा एरिया में लगाना होता है, कई लाख रुपए खर्चे होते, ठीक ठाक पैसा अमाउंट चाहिए। टाइडल पावर की बात किया जाए, टाइडल पावर की यहाँ से हम देखें, टाइडल पावर में तो ये समुद्र होता है, समुद्र के इसमें जा करके नीचे समुद्र की तली पर टरबाइन बिछाना है, पैसे उसमें भी खर्च होते हैं। जियोथर्मल पावर की बात किया जाए, पृथ्वी के अंदर उपस्थित ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करना, उसे पैसे खर्च होते हैं। जब हम बात करते बायोमास पावर की, बायोमास पावर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जब यहाँ से देखें, जो हरियाणा है और प्लस जो पंजाब वाला पार्ट है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, इसमें आप देखते हो पराली की बात करते हैं, और पराली क्या होती है, बायोमास है। इसको जलाया अगर जाए तो यहाँ से हमें जो कृषि क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, कृषि क्षेत्र के जो वेस्टेज है, उनको जला सकते हैं और इनको जला करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए मशीनें बनाई गई हैं, जिसमें हम क्या, जैसे हम अपने आप जलाएंगे तो इसमें से 30-40% तो ये जलेगा, 60% अवशेष बचेगा। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से और मशीनों की हेल्प से अगर किया जाए तो यही क्या करता है, 70 से 75% ये जलता है, और जो बाकी बचा 30-35% वो अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सस्ता क्या पड़ जाता है, ये पड़ जाता है बायोमास पावर, ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है, कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल है? अपरदन का जमा होना, वाष्पीकरण तथा प्रस्वेदन, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन, नियतन तथा विनाइट्रीकरण, ठीक है। इसका आंसर करना है आप लोग को, यहां से बताना है। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और है अपना, जल्दी से बताइए आप सब इसका आंसर।
देखें, जब हम बात करते हैं कार्बन चक्र की, यहां से कार्बन चक्र की बात किया, जिसको चक्र के बारे में पढ़ना है, चाहे कार्बन चक्र हो चाहे नाइट्रोजन चक्र, यहां आप एनसीईआरटी जा करके एनसीईआरटी कक्षा 10 की आप क्या करें, पढ़ सकते हो। कक्षा 10 की पढ़ लीजिए, वहां पे सब दिया हुआ है एनसीईआरटी साइंस की बुक में, या अगर आप चाहो तो जो ज्योग्राफी बुक है, लेकिन ज्योग्राफी वाली बुक में नहीं होगा, साइंस वाली बुक में दिया होगा। ठीक है, यहां से देखें, जब हम लोग बात करें अपने पूरे इसमें साइकिल की, एक साइकिल इस टाइप से पृथ्वी का, तो यहाँ पे क्या होती है, जो पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो होता क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, आप सब जानते हो कि यहाँ पे पेड़ पौधे अवेलेबल है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, सनलाइट से और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और जीव क्या करता है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ से छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इसी तरह से जो जीव हैं वो मरते हैं, उनका अपघटन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और वो जाती है वायुमंडल में, और वायुमंडल में फिर जाती है, फिर से कहाँ आती है, पेड़ पौधे के पास, और ये साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे देखें, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया, बाकी प्रक्रियाएं इससे मैच नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से आंसर सी होगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से, अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव संबंधी समस्याओं में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अम्लीय झीलों में चूना डालना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना, अम्लरोधी फसलें उगाने को बढ़ावा देना, धूम्र चिमनी की ऊंचाई बढ़ा देना। ये बताना है आप लोग को, जल्दी से आंसर करिए भाई 24 को। और यहाँ पे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2017-18 तक के सॉल्व कर रहे हैं, और कल आपका 2018 तक वाला पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो क्लास चलनी है वो फिर से आईसीटी वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, और इसी में टीचर्स एकेडमी पे अलग अलग आपको इसमें जो प्लेलिस्ट है वो बनी होगी, आप उस पर भी क्लासेस देख सकते हो। अगर इस क्लास को जो लोग बाद में देख रहे हो तो कमेंट करिएगा, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वहां उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, कल जो क्लास है मैराथन क्लास, वो 5 PM पर अवेलेबल है। अलग अलग टीचर्स अपनी क्लास लेनी है। ये 9 बजे तक 9 PM तक क्लास चलेगी। अगर आपको लगता है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप, इसमें DI वाला पार्ट भी अच्छे सॉल्व किया जाएगा, और अलग अलग यूनिट के जो 10 यूनिट है उसमें क्वेश्चन भी यहाँ पे उठेंगे। मेरी जो क्लास होगी वो 8 PM पे अवेलेबल आपको मिलेगी, उसमें अलग तरीके क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम बात करें, बिल्कुल सही है आप सब। जब यहाँ से देखिए अम्ल वर्षा में, तो अम्ल वर्षा कब होती है, कोयला जलाते, कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन है तो यहाँ पे इनमें हम क्या कर दें, कमी ला दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा ये। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रियाविधि को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाता है। आकाश से आने वाले कॉस्मिक विकिरण को वायुमंडल की गैस अवशोषित करती है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को समताप मंडल में ओजोन अवशोषित करते हैं। पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में गैस अवशोषित करती है। या डी, सूर्य से आने वाले गामा विकिरण को वायुमंडल में धूल कणों को पृथ्वी की सतह पर अवशोषित करती है। अब ये सब क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे और आपको पढ़ते समय समझ में ना आए तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत कम है, आपको फिर से पूरी चीजें ढंग से पढ़नी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रियाविधि को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाता है। अब आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ये सवाल जानिए। ठीक है, जल्दी से बताइए आप सब। जल्दी से बताने की कोशिश करिए आप सब। जल्दी से बताइए। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, क्या था, एक मिनट।
क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन कल जो मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सब, कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे आप सबसे, वो क्वेश्चन मैं कल यहीं पे लगवा के आपसे पूछ लूंगा, मैं ध्यान नहीं था, नहीं लगवा लेता यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रियाविधि को सर्वाधिक उपयुक्त समझाता है? यहां से बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहले होता क्या है ये समझते हैं हम लोग। यहां से पहले आते हैं, यहां बात करें आकाश से आने वाली कॉस्मिक विकिरण को वायुमंडल की गैसों को अवशोषित करती है, कॉस्मिक वेव्स अलग होती हैं। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को समताप मंडल में ओजोन अवशोषित करता है। पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण को वायुमंडल में गैस अवशोषित करती है। इसका आंसर देखता हूं कौन दिया होगा यहाँ पे, इसका आंसर बी, और लोग दे रहे हैं बी। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, इसी पे आप लोग के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यहां पे जो होगा आंसर सी होगा, ठीक है, यहां सी होगा। अब ये क्या होगा, सी क्यों होगा, यहां समझो पहले, देखो ध्यान दीजिएगा, अभी मत जाइए प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो हमेशा गलत बना रहेगा आपका, प्लीज यहां पर जाइएगा। अच्छा, जीएसजीस के आरोही क्रम, ये मैं कल आपको डिटेल से बता दूंगा, डिटेल से कल मैं लगवा के उसको बता दूंगा आप सबको, यहां समझिएगा। यहां की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये है पृथ्वी, यहां से बात करें ये है पृथ्वी, और पृथ्वी की अगर बात करें तो यहां से ये सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, इसमें शॉर्ट वेव रेडिएशन में, याद रखना शॉर्ट वेव रेडिएशन, इस तरह से यहां पे पृथ्वी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद लॉन्ग वेव रेडिएशन में क्या करती, ऊर्जा को वापस भेजती है। जब हम दोनों में कंपेयर करें शॉर्ट वेव रेडिएशन से लॉन्ग वेव रेडिएशन से, तो इधर सूर्य का प्रकाश, या सूर्य का प्रकाश नहीं, ये अवशोषित ऊर्जा जा रही है और इधर आ रही है। जब दोनों में कंपेयर करेंगे ऊर्जा अवशोषण की वायुमंडल द्वारा ऊर्जा अवशोषण का, तो इससे बहुत कम होती है और इससे सबसे अधिक होता है। मतलब हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहां पे आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि आकाश से आने वाली कॉस्मिक विकिरण को वायुमंडल कैसे अवशोषित करती, बिल्कुल गलत है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को पराबैंगनी किरणें, हाँ, समताप मंडल में इसको अवशोषित करती, समताप मंडल गर्म होता है ना कि अपना पूरा ये जो विकिरण की हम बात कर रहे हैं। पृथ्वी की सतह से अवरक्त विकिरण जो होती है उसको वायुमंडल गैस अवशोषित करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, तब जाके सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, गलत मत कर लीजिएगा, ठीक। तो ये अपने 25 क्वेश्चन है। कल आप लोग बिल्कुल ही क्लास को अटेंड करिएगा, 9 बजे से मेरी क्लास और 5 बजे से मैराथन क्लास है, और मेरी जो क्लास होगी वो 8 बजे रात में भी होगी कल। तो मिलता हूं फिर मैं आपको कल। आई होप कि आप सबको इससे फायदा होगा। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसको लाइक और शेयर और लोग कर दीजिए ताकि और लोग इससे फायदा मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कुछ सजेशन हो आप प्लीज कमेंट करिएगा, आपके कुछ सुझाव हो, कुछ परेशानियां हो क्वेश्चन को लेकर कमेंट करिएगा, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय एंड हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लासेस जो आपकी है वो कल होंगी, कल क्लास है।